सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग पढ़ेंगे। टूल्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के उपकरण कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री सोशियोमेट्री के भी दो पार्ट हैं, सोशियोमेट्रिक चॉइस और सोशियोग्राम। कंटेंट एनालिसिस, डेवलपमेंटल मेथड्स, केस स्टडी, केस हिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसके चार पार्ट हैं, रेटिंग स्केल, रैंकिंग स्केल, चेक लिस्ट, स्कोर कार्ड। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसके भी चार प्रकार हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी टेस्ट। अगला है एटीट्यूड स्केल्स, इसको तीन भागों में बांटा गया है, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, मेथड ऑफ समुटेड रेटिंग। अगला है गेटमैन्स स्कोलोग्राम। हिंदी में हम इसको देखते हैं, टूल्स ऑफ रिसर्च अर्थात अनुसंधान के उपकरण। पहला था ऑब्जर्वेशन अर्थात प्रेक्षण, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, क्वेश्चनियर अर्थात प्रश्नावली, शेड्यूल अनुसूची, सोशियोमेट्री समाजमिति। इसके दो पार्ट थे, सोशियोमेट्रिक चॉइस और सोशियोग्राम अर्थात समाजमिति पसंद और समाज आरेख। अगला है कंटेंट एनालिसिस अर्थात अंतर वस्तु विश्लेषण, डेवलपमेंटल मेथड विकासात्मक विधियाँ। इसको दो भागों में बांटा गया था, केस स्टडी और केस हिस्ट्री अर्थात वैयक्तिक अध्ययन और व्यक्तिवृत्त। अगला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट वस्तु परक परीक्षण, इसको चार भागों में बांटा गया था, रेटिंग स्केल अर्थात निर्धारण मापनी, रैंकिंग स्केल पदांकन मापनी, चेक लिस्ट चिन्हांकन सूची, स्कोर कार्ड्स प्राप्तांक पत्र। अगला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनको चार भागों में बांटा गया था, साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट अर्थात बुद्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट अभियोग्यता परीक्षण, इंटरेस्ट इन्वेंट्री अभिरुचि सूची, पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण। लास्ट है एटीट्यूड स्केल अर्थात अभिवृत्ति मापनियाँ, इसको तीन भागों में बांटा गया था, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल अर्थात थर्स्टन तथा वेब की सम अंतराल स्केल विधि, मेथड ऑफ सिमुटेड रेटिंग लिंकड योग निर्धारण विधि, गेटमैन्स स्केलोग्राम। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल, गुड और हॉट ने 1952 में यह डेफिनेशन दी थी, शेड्यूल इज द नेम यूजुअली applied to a set of questions which are asked and filled in by an environor in a face-to-face situation with another person। अर्थात गुड और हॉट ने यह 1952 में परिभाषा दी थी, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जिसको साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछा और भरा जाता है। अगली डेफिनेशन दी है करलिंगन ने, ये 1978 में दी है, शेड्यूल इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू गैदर सर्वे इंफॉर्मेशन थ्रू पर्सनल इंटरव्यू। अर्थात अनुसूची एक ऐसा अनुसंधान यंत्र होता है जिसका उपयोग व्यक्तिक साक्षात्कार द्वारा सर्वेक्षण में सूचना संग्रहण के लिए किया जाता है। अनुसूची की विशेषताएं, अनुसूची एक प्रपत्र या बोध यंत्र है जिसकी सहायता से अनुसंधान समस्या का अध्ययन किया जाता है। अनुसूची में अनेक प्रश्न क्रमबद्ध ढंग से होते हैं, यह सभी प्रश्न अनुसंधान समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता आमने सामने बैठकर पूछ कर अनुसूची में भरता है। अनुसूची की सहायता से गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों का संग्रह किया जाता है। अनुसूची सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उपयोगी यंत्र है, इसका उपयोग साक्षात्कार में भी किया जाता है।
अनुसूची में प्रश्नों का एक निश्चित क्रम होता है। जिस क्रम में प्रश्न होते हैं उसी क्रम में प्रश्नों को पूछ पूछ कर भरा जाता है। अनुसूची में यथार्थ, संसूचन या सही संदेश वाहन का गुण होता है। इसका अर्थ यह है कि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान समस्या के संबंध में जो कुछ पूछना चाहता है उसे सूचनादाता ठीक ठीक उसी रूप में समझता है, उसे समझने में कोई भ्रम नहीं होता है। अनुसूची के प्रयोग से अनुसंधान समस्या के सभी पक्षों पर तथ्य संकलन हो जाते हैं। अनुसूची में प्रश्नावली, निरीक्षण और साक्षात्कार की विशेषताएं पाई जाती है। अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता में उत्तम संबंध स्थापित होता है। कार्य सुगमता से शीघ्र पूर्ण हो जाता है। श्रम व धन की बचत होती है। वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति होती है। आवश्यकता अनुसार प्रश्न परिवर्तन का पर्याप्त अवसर मिलता है। अनावश्यक अध्ययन एवं विस्तार से बचाव होता है। प्रामाणिक अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न संक्षिप्त, स्पष्ट और सरल होते हैं। प्रश्न इस प्रकार आयोजित होते हैं कि एक वर्ग के उत्तर देने से संबंधित हो सके। अब अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूल। पहला ऑब्जेक्टिव है कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। अगला ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट कम्युनिकेशन, एक्यूरेट रेस्पॉन्स, गार्ड अगेंस्ट इनकम्प्लीट, गार्ड अगेंस्ट अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अर्थात अनुसूची के उद्देश्य हैं विश्वसनीय और प्रमाणिक सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन, सही संदेशवाहन, सही प्रत्युत्तर, सूचनाओं का अपूर्ण संकलन से बचाव और अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचाव। अनुसूची और प्रश्नावली में कुछ अंतर हैं, जैसे उपयोग के आधार पर अनुसूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है, जबकि प्रश्नावली को उत्तरदाता ही अधिकांशतः भरता है और अनुसंधानकर्ता भी भर सकता है। क्षेत्र के आधार पर हम अंतर देखते हैं तो अनुसूची का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि प्रश्नावली का क्षेत्र व्यापक होता है। प्रस्तुति के आधार पर अंतर, अनुसूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उत्तरदाता के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। स्पष्टीकरण करने के आधार पर अनुसूची में प्रश्नों को स्पष्ट करने का अवसर रहता है, जबकि प्रश्नावली में स्पष्टीकरण करने का अवसर नहीं होता है। अध्ययन की गहनता के आधार पर अनुसूची में अध्ययन समस्या का गहन अध्ययन हो जाता है और गहन स्तर पर सूचनाएं भी प्राप्त होती है, जबकि प्रश्नावली द्वारा इतने गहन स्तर पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अध्ययन परिणामों की विश्वसनीयता के आधार पर अनुसूची द्वारा जो अध्ययन परिणाम प्राप्त होते हैं वह अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं अनुसूची से संबंधित प्रश्नों के संबंध में तथ्यों का संकलन करता है, जबकि प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त परिणामों में यह विश्वसनीयता नहीं होती है। समय के व्यय के आधार पर अंतर, अनुसूची को साक्षात्कारकर्ता स्वयं भरवाता है, इसलिए समय अधिक व्यय होता है, जबकि प्रश्नावली में इतना समय व्यय नहीं होता। उत्तरदाता की शिक्षा के आधार पर अनुसूची के उत्तरदाता शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अनुसूची को भरने का कार्य अनुसंधानकर्ता ही करता है। अशिक्षित उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछकर अनुसूची को आसानी से भरा जा सकता है, जबकि प्रश्नावली के उत्तरदाता अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित होते हैं, क्योंकि प्रश्नावली अधिकांशतः उत्तरदाता भरते हैं। उत्तर प्राप्ति की संभावना के आधार पर अनुसूची द्वारा उत्तर प्राप्ति की संभावना 100% होती है, जबकि डाक द्वारा प्रश्नावलियों के उत्तर 30% तक ही लौटकर आ पाते हैं।
पक्षपात के प्रभाव के आधार पर अनुसूची भरते समय अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, अभिवृत्तियों, मतों आदि का प्रभाव अनुसूची द्वारा प्राप्त परिणामों पर पड़ सकता है, जबकि प्रश्नावली में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती है। अवलोकन के अवसर के आधार पर अनुसूची में अवलोकन का अवसर होता है, जबकि प्रश्नावली में अवलोकन या निरीक्षण का अवसर नहीं रहता है। प्रतिदर्श के आधार पर अनुसूची में चुना गया प्रतिदर्श प्रतिनिधिपूर्ण होता है, जबकि प्रश्नावली में चुना गया प्रतिदर्श प्रतिनिधिपूर्ण नहीं होता है। अनुसूची के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। पहला प्रकार है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अर्थात निरीक्षण अनुसूची। इस सूची में अर्थात निरीक्षण अनुसूची में यह वह अनुसूची होती है जिसे निरीक्षणकर्ता अध्ययन समस्या के संबंधित निरीक्षणों को करने के बाद स्वयं भरता है। वह इसे किसी से भरवाता नहीं है और न ही किसी से पूछकर भरता है। निरीक्षण अनुसूची में निरीक्षणों के आधार पर जो तथ्य अध्ययनकर्ता नोट करना चाहता है वह इस निरीक्षण सूची में नोट कर लेता है। निरीक्षण सूची के उपयोग के कारण सूचना या तथ्यों के छूटने की संभावना कम ही रहती है। निरीक्षण सूची के द्वारा अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से हो पाता है। अगला प्रकार है इसका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार अनुसूची। इसका उपयोग साक्षात्कार विधि द्वारा तथ्यों के संकलन में किया जाता है। अधिकतर साक्षात्कार अनुसूचियां संरचित साक्षात्कार विधि में उपयोग में लाई जाती है। इन अनुसूचियों को भरने का कार्य साक्षात्कारकर्ता ही करता है। साक्षात्कार अनुसूचियों से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका वर्गीकरण और विश्लेषण बहुत आसान होता है। यह सामाजिक अनुसंधानों में अधिक प्रचलित है। इसके प्रश्नों के आगे रिक्त स्थान होते हैं। साक्षात्कारकर्ता उनकी पूर्ति स्वयं करता जाता है। अगला प्रकार है इसका रेटिंग शेड्यूल अर्थात निर्धारण अनुसूची। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां अनुसूची के आधार पर मूल्यांकन, गुण निर्धारण तथा तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण करना होता है। इस प्रकार की मापनियों में 5, 6, 3 आदि अवस्था में होती है। निर्धारण मापनी की सहायता से पसंद, अभिवृत्ति, विश्वास और रुचियां आदि का अध्ययन करते समय मात्रात्मक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। अगला प्रकार है डॉक्यूमेंट अर्थात लेख संबंधी अनुसूची। इन अनुसूचियों का उपयोग ऐसे तथ्यों का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहास तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है। प्रलेख अनुसूचियां प्रकाशित आंकड़ों से तथ्यों के संकलन के लिए उपयोग में लाई जाती है। सूचना के द्वितीयक स्रोत जैसे पत्र, डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेजों और प्रलेखों आदि के अध्ययन के आधार पर तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो अनुसूची उपयोग में लाई जाती है उसे प्रलेख अनुसूची कहते हैं। अगला प्रकार है इंस्टीट्यूशन सर्वे अर्थात संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। कंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल अनुसूची का निर्माण या रचना। इसके 7 पद हैं। पहला है प्रॉब्लम एंड प्राइमरी कंसिडरेशन अर्थात समस्या और प्रारंभिक विचार। दूसरा सोपान है इसका डिवाइडिंग ऑफ प्रॉब्लम इनटू इट्स सब पार्ट्स अर्थात समस्या का उपभागों में विभाजन। तीसरा है टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस अर्थात प्रश्नों के प्रकार व प्रश्न बनाना। चौथा है एडिटिंग ऑफ शेड्यूल अर्थात अनुसूची का संपादन।
पांचवा है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ शेड्यूल अर्थात अनुसूची का बाह्य रूप। छठा है पायलट स्टडी अर्थात प्रारंभिक अध्ययन या पूर्व परीक्षण। सातवां है फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द शेड्यूल अनुसूची का अंतिम भाग। डेफिनेशन ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स, इसकी पहली परिभाषा दी है ब्रेन फैन ब्रेनर ने 1943 में। सोशियोमेट्री इज ए मेथड फॉर डिस्कवरिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एवेल्युएशन सोशल स्टेटस, structure and development through measuring the extent for acceptance or rejection between individuals in groups। अर्थात ब्रेन फैन ब्रेवर ने 1943 में अपनी परिभाषा के माध्यम से कहा है कि समाजमिति एक ऐसी विधि है जिसमें समूह के व्यक्तियों की स्वीकृत या अस्वीकृत के विस्तार के मापन के आधार पर समूह के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, संरचना तथा विकास का अन्वेषण, वर्णन तथा मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कर्लिंगर की, 1978 में ये परिभाषा दी थी। सोशियोमेट्री इज ए ब्रॉड टर्म indicating a number of methods of gathering and analyzing data on the choice, communication and interaction patterns of people in groups। अर्थात कर्लिंगर ने कहा है समाजमिति एक विस्तृत पद है जिससे अनेक विधियों का संकेत मिलता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्तियों के चयन, संप्रेषण और अंतःक्रिया प्रतिमानों से संबंधित आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है। समाजमिति प्रविधियों की विशेषताएं। समाजमिति प्रविधियों की सहायता से एक समूह के व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है समाजमितीय प्रविधियों की सहायता से अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन आकर्षक, प्रतिकर्षण और उदासीनता के विकल्प के माध्यम से किया जाता है। अगली समाजमितीय प्रविधियों की सहायता से उन्हीं समूह के व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है जो एक दूसरे से परिचित होते हैं। अगला समाजमितीय प्रविधियों की सहायता से औपचारिक संबंधों का अध्ययन संभव नहीं है। इसके द्वारा केवल अनौपचारिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। अगली विशेषता समाजमितीय प्रविधियों की सहायता से उन समूहों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है जिनमें सदस्यों की संख्या सैकड़ों या हजारों में है। इन विधियों की सहायता से 10 या 20 सदस्यों वाले समूहों का अध्ययन स्पष्ट तरीके से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेस्ट, समाजमिति परीक्षण के प्रकार। सेल्फ रेटिंग और रिलेशनल एनालिसिस अर्थात आत्मनिर्धारण या सहसंबंधात्मक विश्लेषण। दूसरा प्रकार है इसका ग्रुप पार्टिसिपेशन स्केल अर्थात समूह सहभागिता स्केल। तीसरा प्रकार है ग्रुप प्रीफरेंस रिकॉर्ड अर्थात समूह वरीयता आलेखन। अगला प्रकार है मल्टी रिलेशनल सोशियोमेट्रिक सर्वे अर्थात बहुसंबंध समाजमितीय सर्वेक्षण। अगला है एस्टीमेट ऑफ टाइम टेक्निक्स अर्थात समय का अनुमान तकनीक। अगला है गैस हु टेक्निक अर्थात अनुमान करो कौन सी तकनीक है। सोशल डिस्टेंस स्केल अर्थात सामाजिक दूरी स्केल। टेक्निक्स ऑफ सोशियोमेट्रिक एनालिसिस अर्थात समाजमितीय विश्लेषण की प्रविधियां। पहली प्रविधि है सोशियोग्राम टेक्निक्स अर्थात समाज आलेख तकनीक। सोशियोमेट्रिक इंडिकेस अर्थात समाजमितीय सूचनाएं। सोशियोमेट्रिक मैट्रिकेस
अर्थात समाजमितीय मैट्रिसेस, ग्राफिकल एनालिसिस अर्थात आलेखीय विश्लेषण। प्रक्षेपण विधियां, अगला मेथड है प्रक्षेपण विधियां, टेक्निक्स जिसको अपन बोलते हैं। साक्षात्कार अनुसूची, वस्तुपरक परीक्षण आदि ऐसी अध्ययन विधियां हैं जिनकी सहायता से आंकड़ों का संकलन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से अनुसंधान समस्याओं और घटनाओं के संबंध में कुछ प्रश्नों या पदों के माध्यम से अनुसंधान से संबंधित आंकड़े प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा प्राप्त होते हैं। समाज वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ ऐसी भी अध्ययन पद्धतियों को विकसित किया गया है जिनके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन वास्तविक अनौपचारिक और गहन रूपी आंकड़े प्राप्त होते हैं। यह अप्रत्यक्ष विधियां ही प्रक्षेपण प्रविधियां कहलाती है। डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अर्थात प्रक्षेपण प्रविधि की परिभाषा। पहली परिभाषा दी है मुर्रे ने 1951 में। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर वेज ऑफ स्टिमुलेटिंग द इमेजिनेशन और इवोकिंग एंड एक्सपोजिंग सिंगल इमेजेस, फैंटेसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड ड्रामेटिक इम्प्रोविजन्स। अर्थात मुरे ने कहा है 1951 में, प्रक्षेपण प्रविधियां वह तरीके हैं जिनके माध्यम से कल्पना को उभारा जाता है, एकल प्रतिमाओं, अंतःक्रिया के प्रति मनोभावों तथा नाटकीय सहज भावों को उद्दीप्त कर उनको नग्न रूप में अभिव्यक्त कराया जाता है। अगली डेफिनेशन फ्रीमैन ने 1962 में दी है। इन द प्रोजेक्टिव टेस्ट सिचुएशन द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी थ्रू हिज इंटरप्रिटेशंस एंड creation, thereby involuntarily revealing traits that are below surface and incapable of exposure. We means of the questionnaire types of personality test. फ्रीमैन ने ये परिभाषा दी थी। प्रक्षेपण परीक्षण परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के ऐसे आंतरिक पहलुओं को अपनी व्याख्याओं और रचनाओं के द्वारा उन शील गुणों को प्रकट करता है जो कि उसके मन की गहराई में रहते हैं। और इस प्रकार की जानकारी का व्यक्तित्व परीक्षण की प्रश्नावली जैसी विधियों से मिलने का बहुत गहरा अभाव रहता है। प्रक्षेपण प्रविधियां और व्यक्तित्व अनुसूची में अंतर। व्यक्तित्व अनुसूची वे व्यवस्थित प्रश्नावलियां हैं जिनमें प्रश्नों की सहायता से व्यक्ति के विचारों, भावों और क्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रक्षेपण विधियों में चित्रों, शब्दों और अपूर्ण वाक्यों आदि के माध्यम से व्यक्तित्व संरचना और संगठन का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व अनुसूचियों से व्यक्ति का सतही अध्ययन ही हो पाता है, जबकि प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तित्व की संरचना और संगठन का गहन अध्ययन किया जा सकता है। अगला अंतर है व्यक्तित्व अनुसूचियों द्वारा व्यक्तित्वशील गुणों का मापन होता है, जबकि प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन समग्र रूप में होता है। अगला अंतर है व्यक्तित्व अनुसूचियों की रचना, प्रशासन और फलांकन सरल होता है, जबकि प्रक्षेपण विधियों की रचना, प्रशासन और फलांकन कठिन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रक्षेपण विधियों का वर्गीकरण 5 प्रकारों में किया गया है। 5 तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है एसोसिएशन टेक्निक्स अर्थात सहचर्यात्मक प्रविधियां, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अर्थात रचना प्रविधियां, कंप्लीशन टेक्निक्स अर्थात पूर्वात्मक प्रविधियां, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स अर्थात भावबोधक
तकनीक प्रविधियां, रोल प्लेइंग टेक्निक्स अर्थात भूमिका निर्वाह प्रविधियां। अभी अगला टॉपिक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति एप्टस शब्द से हुई है। एप्टस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। आधुनिक समाज में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन अभिवृत्ति मापन की प्रविधियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है और आज भी किया जा रहा है। ये समस्याएं हैं प्रेम विवाह, धूम्रपान, परिवार नियोजन, मद्यपान, टीवी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति अभिवृत्तियां, दहेज और जाति भेद, धर्म आदि। इस प्रकार की समस्याओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों में जो अभिवृत्तियां हैं उनका यदि कोई अनुसंधानकर्ता सफलतापूर्वक मापन करना चाहता है तो वह इनका मापन अभिवृत्ति मापन प्रविधियों के द्वारा ही सफलतापूर्वक कर सकता है। डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट अर्थात अभिवृत्ति मापन की परिभाषाएं। परिभाषा दी है एफ.एस. फ्रीमैन ने 1968 में। एन एटीट्यूड इज ए डिस्पोजिशनल readiness to respond to certain situations, persons or objects in a consistent manner which has been learned and has become one's typical mode of response। अर्थात फ्रीमैन ने 1968 में कहा है अभिवृत्ति किन्हीं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप से प्रत्युत्तर देने वाली वह स्वाभाविक तत्परता है जिससे सीखा जा सकता है तथा वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रत्युत्तर देने की सामान्य रीति बन जाती है। अगली डेफिनेशन दी है सीकॉर्ड एवं बेकमैन ने 1964 में। द टर्म एटीट्यूड रेफर्स सर्टेन रेगुलरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल फीलिंग, थॉट and predispositions to act toward some aspect of his environment। अर्थात सीकॉर्ड एवं बेकमैन ने कहा है अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के अनियंत्रित भाव, विचार और कार्य करने की पूर्ववृत्ति ही अभिवृत्ति कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड्स अभिवृत्तियों की विशेषताएं। एटीट्यूड्स आर लर्न्ड अर्थात अभिवृत्तियां अधिगमित होती हैं। दूसरी विशेषता है एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली परमानेंट अर्थात अभिवृत्तियां सापेक्षित रूप से स्थायी होती हैं। तीसरी विशेषता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप अर्थात विषय वस्तु संबंधित होती है। अगली विशेषता है मोटिवेशनल इफेक्टिव प्रॉपर्टीज अर्थात प्रेरणात्मक क्रियात्मक तत्व। नेक्स्ट विशेषता है दे गिव डायरेक्शन टू बिहेवियर अर्थात ये अभिवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती हैं। रिलेशन विथ इमोशन एंड फीलिंग संवेग और अनुभूतियों से संबंधित होती हैं। टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट अर्थात अभिवृत्तियों के मापन की प्रविधियां। पहली प्रविधि है थर्स्टन्स टेक्निक ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स अर्थात थर्स्टन की समविस्तार पद्धति। दूसरी टेक्निक्स है लिंकर्ट्स टेक्निक ऑफ सुमेटेड अर्थात लिंकर्ट की तीव्रता योग मापक पद्धति। अगली टेक्निक्स है बोगार्ट्स द सोशल डिस्टेंस स्केल अर्थात बोगार्ट्स की सामाजिक दूरी मापनी। नेक्स्ट टेक्निक्स है एडवर्ड एंड किलपैट्रिक्स डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक्स अर्थात एडवर्ड और किलपैट्रिक की मापनी विभेदन प्रविधि। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्तिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार और आदत, जाति, घटना और संस्था आदि का गहन अध्ययन गुणात्मक आधार पर
कर सकती है। यह एक प्राचीन अध्ययन पद्धति है। इस अध्ययन विधि के जन्मदाता फ्रेडरिक प्ले थे। स्पेंसर और हेली आदि ने न केवल इस अध्ययन विधि का उपयोग किया बल्कि इसको उपयोगी बनाने का प्रभाव भी किया। किम्बल यंग ने इस विधि को ऐतिहासिक आनुवांशिक विधि कहा है। डेफिनेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड अर्थात व्यक्तिक अध्ययन विधि की परिभाषाएं। फर्स्ट परिभाषा दी है गुड एंड हॉट ने 1952 में, इट इज एन अप्रोच विच व्यूज एनी सोशल यूनिट एज ए होल। अर्थात गुड और हॉट ने कहा है व्यक्तिक अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का गहन अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है यंग ने 1966 में, केस स्टडी मेथड इज ए मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ ए सोशल यूनिट, विद दैट यूनिट ए पर्सन, ए फैमिली, एन इंस्टीट्यूशन, ए सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन वह विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग या समुदाय कुछ भी हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड, व्यक्तिक अध्ययन विधि की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है इंडिविजुअल स्टडी, अर्थात इसके माध्यम से व्यक्तिक अध्ययन किया जाता है। इंटेंसिव स्टडी अर्थात गहन अध्ययन किया जाता है। होल स्टडी अर्थात संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा अर्थात तथ्यों का व्यवस्थित ढंग से संकलन किया जाता है। क्वालिटेटिव स्टडी अर्थात इसके द्वारा गुणात्मक अध्ययन किया जाता है।